9th क्लास। कैसे हो सभी? ठीक ठाक? तो आज स्टार्ट करते हैं भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन और सराउंडिंग्स। तो पहला चैप्टर इसके बारे में देखते हैं, मैटर इन और सराउंडिंग्स। मैटर इन और सराउंडिंग्स को हिंदी में बोलेंगे भी हम हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, क्या गुण है उनके, ये सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भी हम मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं और मैटर को डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो मैटर को हिंदी में बोलते हैं भी पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, किस चीज को पदार्थ बोलेंगे? पदार्थ तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं हमें, जैसे मार्कर है, हवा है, पानी है, सब क्या है? रेत है, सब क्या है? पदार्थ है। लेकिन उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए क्या बता सकते हैं भी हम? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज and mass are called मैटर। तो समझते हैं अब इसको कि मैटर है क्या। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करती है का मतलब क्या है? स्थान घेरती है, कि कोई ना कोई स्थान घेरती है। अभी जैसे मार्कर है, मार्कर ने कितना स्थान घेरा है? इतना स्थान घेरा है। मेरा हाथ है, मेरे हाथ ने इतना स्थान घेर लिया। बोर्ड है, बोर्ड ने कितना स्थान घेरा है? तो जितनी जगह पर कोई चीज प्लेस की जाती है या रखी जाती है, वो क्या है? उसका स्थान घेरती है। एंड हैज मास, और जिसमें वजन या भार होता है, वो चीज क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की यही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर क्या होते हैं? क्या होता है अभी? मैटर होता है एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन होता है और जो कोई स्थान घेरती है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी भी मैटर। मैटर कहलाएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स जितना मन में है उतना एग्जांपल्स बता सकते हो। एयर का एग्जांपल ले सकते हो, वाटर का एग्जांपल ले सकते हो, सैंड का एग्जांपल ले सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें क्या है भी? इनमें वजन होता है। और दूसरा क्या है? ये स्थान घेरती है। हवा स्थान घेरती है या नहीं घेरती है? हवा में वजन होता है या नहीं होता है? वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय भार, वायुमंडलीय दाब क्या है? हवा का वजन ही तो होता है सारा। ठीक है। सैंड है, सिल्वर है, स्टील है, कार्बन है, सल्फर है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मैटर। मैटर हो जाएगा भी। दूसरी और कुछ चीजें देखते हैं भी हम, जैसे लव, एंजर, अफेक्शन, हेट, ये भी चीजें हैं कुछ। प्यार है, गुस्सा है, प्रेम है, स्नेह है, घृणा है, ये सारे की सारी क्या चीजें हैं? ये भी चीजों में ही आएंगी। ये भी कुछ ना कुछ चीजें ही है ना। लेकिन इनमें क्या है? नो मास, ना तो इनमें वजन है, नो ऑक्यूपाई एनी स्पेस, कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी भी? ये सारी की सारी चीजें किसमें नहीं आएंगी? ये सारी की सारी चीजें मैटर नहीं है। ठीक है। तो मैटर कौन सी चीजें हैं, किन किन चीज को मैटर बोलना है हमें, सारी चीजें पता लग गई होगी। हमारे आसपास के पदार्थ हैं। पदार्थ कौन कौन सी चीजें होंगी भी?
जो कोई स्थान घेरती हैं, कितना भी स्थान घेरती है, चाहे वो कम स्थान घेरती हैं चाहे वो ज्यादा स्थान घेरती हैं, कम स्थान घेरेंगी वो छोटी चीजें होंगी, ज्यादा जगह घेरेंगी वो बड़ा बड़ी जगह रहेगी। और जिनमें भार होगा, वजन होगा, वजन कम है ज्यादा है इस चीज की उस पर कोई वो नहीं होती कंडीशन लागू, बस जगह घेरनी चाहिए उसको और उसमें वजन होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, मास नहीं मैटर कहलाएंगी। ठीक है, डस्टर है, डस्टर मैटर है या नहीं, पदार्थ है या नहीं, पदार्थ है क्योंकि इसके पास वजन भी है और इसके लिए मैटर भी वो कर रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैटर को ध्यान में रखेंगे भी, मैटर की डेफिनेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारा चैप्टर है वो सारा का सारा इसी के बारे में रहेगा। अब बात करेंगे भी हम कि मैटर है, कोई भी पदार्थ है वो किस चीज का बना होता है, कोई भी पदार्थ किस चीज का बना हुआ होता है। जैसे अगर हम बात करें कि डस्टर है, डस्टर किस चीज का बना हुआ है भाई, लकड़ी का बना हुआ है। इसमें क्या है, इस साइड क्या लगा हुआ है, फाइबर्स लगे हुए हैं, धागा लगा हुआ है। मार्कर है किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो जो हर एक मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है, क्या चीजें हैं जो पदार्थों का निर्माण करती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं भी हम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भी हम जो एंशियंट फिलोसफर थे वो क्या मानते थे, या ये बोल सकते हैं एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे, वो क्या मानते थे कि जितने भी पदार्थ हैं वो किस चीज से मिलके बने हुए होते हैं। वो ये मानते थे भाई कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम पंच तत्व बोलते हैं। पंच तत्व कौन कौन सी चीजों को लेते हैं, क्या मानते थे, तो उनके बारे में देखते हैं। तो इंडियन फिलोसफर सेड दैट all the matter are living or non-living are made up of 5 basic elements. In ancient philosopher said that all the things living and non-living are made up of 5 basic elements. कि 5 मूलभूत एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी, तत्व। तो कितने हैं एलिमेंट, 5 तत्व। तो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है और इन 5 तत्वों को क्या बोलते थे, पंच तत्व। क्या बोलते थे इनको, पंच तत्व बोलते थे। अब ये पंच तत्व हैं कौन कौन से, जिनके बारे में ये मान्यता थी कि पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं वो सभी इन पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। तो वो पंच तत्व है भी, सबसे पहला है एयर, दूसरा है अर्थ, तीसरा है वाटर, एयर, अर्थ, वाटर, स्काई और फायर। देखो, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि। जो एंशिएंट फिलोसफर थे वो ये मानते थे कि जितने भी पदार्थ हैं, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो 5 चीजों से मिलकर बने हुए हैं भाई। चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है। लिविंग नॉन लिविंग के बारे में जानते होंगे हम, सजीव और निर्जीव वस्तुएं, वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हैं, सभी के सभी इन 5 तत्वों से मिलकर बने हुए थे। और ये इन तत्वों को क्या बोला जाता था भाई, पंच तत्व बोला जाता था। जैसे कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते भी हैं हम पंच तत्व में विलीन होना, बोलते हैं ना ऐसा कुछ। तो पंच तत्व में विलीन होना, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हवा से, पृथ्वी से, पानी से, आकाश से और आग से।
पांच तत्वों में विलीन होने का मतलब है कि जिन पांच तत्वों से शरीर मिलकर बना हुआ था वो उन पांचों तत्वों में क्या हो गया, विलीन हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अभी, ये तो हो गए पांच तत्व, ये बातें हैं पुरानी। कौन मानता था इनको? एंशिएंट फिलोसफर। एंशिएंट का मतलब क्या हो गया? प्राचीन। फिलोसफर का मतलब क्या हो गया? फिलोसफर क्या होते हैं? दार्शनिक। तो प्राचीन दार्शनिकों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भाई पुराने समय में जो लोगों की धारणा थी वो क्या मानते थे कि पदार्थ है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या बताएंगे हम? पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम पंच तत्व बोलते थे। वायु, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि। ठीक है, अब मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे के साइंटिस्ट क्या मानते हैं, किस तरीके से उनका बंटवारा करते हैं पदार्थों का, उस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं अभी। तो वो देखते हैं हम, मॉडर्न डे साइंटिस्ट किस तरीके से इन चीजों का बंटवारा करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं भाई, वो मैटर को क्लासिफाई करते हैं दो वेज में। दो वेज में क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं, तो उसको देखते हैं स्टार्टिंग से। मॉडर्न डे साइंटिस्ट classify matter into two ways। दो तरीके से पदार्थों का बंटवारा करते हैं। दो तरीके कौन कौन से भी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा रहेगा उसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। पदार्थों को, जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, वो पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं भाई, या दो प्रकार से उनका बंटवारा करते हैं। किस किस आधार पर उनका बंटवारा करते हैं भाई? एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। एक तो उनके भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा उनका रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुण किस तरीके से हैं और उनके भौतिक गुण किस तरीके से हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो तीन टाइप्स होंगी पदार्थों की, वो है भी सॉलिड, लिक्विड, और तीसरा गैसेज। सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। ठोस, द्रव, और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन भागों में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी पदार्थों को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से भी? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और तीसरा है मिक्सचर्स। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो क्या है भाई कहने का मतलब कि जो एंशिएंट फिलोसफर थे, या ये बोल सकते हैं हम कि जो पुराने जमाने के वैज्ञानिक थे, वो तो पदार्थों को कितने भागों में बांट रहे थे भाई? पांच भागों में बांट रहे थे। पांच भाग कौन कौन से थे? या ये बोल, पांच तत्वों में कि कोई भी पदार्थ है वो पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम पंच तत्व बोलते थे। जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं भी कि पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर
कि उनके भौतिक गुण किस प्रकार से हैं, और दूसरा उनका केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर कि उनकी रासायनिक गुण किस प्रकार से हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको तीन भागों में बांटते हैं भाई। तीन भाग कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर हम चीजों को तीन भागों में बांटेंगे। तीन भाग कौन कौन से हैं? थ्री वेज में वो करते हैं, इनको बांटते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसमें करेंगे हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इनका वर्गीकरण, या फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो पदार्थों को बांट रहे हैं हम, उसके आधार पर इसको पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे हमारा, तो आगे है भाई कि जो हमारा मैटर है वो मैटर किस चीज का मिलके बना हुआ है? पंच तत्वों का मिलके बना हुआ है। ये बात तो हमें किसने बताई अभी? जो एंशिएंट फिलोसोफर थे उन्होंने। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, तो उसकी बात करते हैं अभी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि कोई भी पदार्थ है वो बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है, या बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है। कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हम तोड़ते हुए जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, या बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कण आ जाएंगे जिनको और आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं, एक चौक है, चौक को घिसना शुरू करते हैं हम, तो चौक बिल्कुल किस में टूट जाता है? छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए ये काफी है। लेकिन कण है, कणों का साइज कितना होता है, क्या किस तरीके से जुड़े रहते हैं आपस में, वो सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। चौक का एग्जाम्पल तो सिर्फ किस चीज के लिए लिया है हमने? चौक का एग्जाम्पल लिया है सिर्फ हमने ये समझने के लिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को क्या बोल सकते हैं अभी हम? कण। की पदार्थ है वो किस चीज से मिलके बने होते हैं? कणों से मिलके बने होते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टिनी पीसेस और पार्टिकल्स। तो सबसे पहली बात लिखो भी, एवरीथिंग इज, everything around us, is made up of teeny particles। किस चीज से मिलकर बना होता है? टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, या इन टीनी पार्टिकल्स को भी क्या बोल सकते हैं हम? टीनी पीसेस। कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके किसी भी बड़ी चीज का निर्माण होता है। जैसे कोई बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पत्थर होते चले जाएंगे, फिर छोटे छोटे सिर्फ क्या बचते हैं उसमें? कण बच जाते हैं। तो हर एक पदार्थ है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है भी? वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात है भाई, these particles can not be seen even using a high magnification power microscope। तो दूसरी बात क्या लिख सकते हैं भाई? these particles या pieces can not be seen even using high magnification microscopes। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको हम बहुत जो हाई मैग्निफिकेशन पावर के माइक्रोस्कोप हैं उनकी हेल्प से भी इसको नहीं देख सकते भाई, इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। कहने का मतलब क्या है कि ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं या टीनी पीसेस हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। चाहे कितनी भी हाई मैग्निफिकेशन पावर का वो इस्तेमाल करें हम माइक्रोस्कोप, तो उनको देख नहीं पाते हैं। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या मानते हैं
कि मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम हाई मैग्निफिकेशन की पावर वाले जो माइक्रोस्कोप हैं उनके हेल्प से भी नहीं देख सकते। अब बात आएगी कि इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम। These particles which make up of matter are atoms or molecules. These particles, these particles of which the matter is made are called atoms or molecules. जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर पदार्थों का निर्माण होता है उनको हम अणु या परमाणु के नाम से जानते हैं। तो क्या हो गया अभी कंक्लूजन, यहाँ तक का कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि हमारे पास जितने हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, अणु या परमाणु बोलते हैं। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम, सीधा सीधा कि हमारे आसपास के पदार्थ किस चीज से मिलकर बने होते हैं, अणु या परमाणुओं से मिलके उनका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। उसके बाद बात करते हैं अभी इसके एविडेंस की, क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें बता दी कि भाई हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो सारे किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन इस चीज को अभी तक हमने प्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो करेंगे किस तरीके से प्रूव करेंगे कि हम सब ये मान लें कि जो छोटे छोटे अणु हैं और परमाणु हैं उन्हीं से इन पदार्थों का निर्माण होता है या मैटर का निर्माण उन्हीं पदार्थों के द्वारा होता है। तो उसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एविडेंस हैं जो उनको ये प्रूव करने में मदद करेंगे कि पदार्थों का निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल से या एटम या मॉलिक्यूल से हुआ है। अब तक बताई वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी भी। स्टेप वाइज एक एक बात को समझते हुए चलेंगे तभी चैप्टर हमारे अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर बीच बीच में से फॉरवर्ड करके क्लास को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगी भाई the evidence shows that particles which may make up of matter are constantly moving। तो अगली बात देखो, अगली बात क्या बताता है भाई, the particles which make matter are constantly moving। ये क्या बोल सकते हैं अभी हम, इन मोशन, कि जो पार्टिकल्स पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं वो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, वो एटम और मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, मूविंग रहते हैं या मोशन में रहते हैं। वो हमेशा क्या रहेंगे, घूमते रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। मानते हो इस बात को कि कोई भी पदार्थ मिलकर बना हुआ है छोटे छोटे अणु से परमाणुओं से, और वो अणु और परमाणु लगातार क्या करेंगे, मोशन में रहेंगे। अब वो किस तरीके की मोशन में रहते हैं, सीधे भागते हैं या सीधे बस जाके वापस आते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं और उनके एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एविडेंस फॉर पार्टिकल इन मैटर। तो सबसे पहली बात करेंगे भी एविडेंस इन particle, evidence for particle in matter।
सबसे पहले तो हम इस चीज का सबूत देंगे भी कि पार्टिकल मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है या एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बात करेंगे भी हम कि मोस्टली जो एविडेंस है, मोस्टली एविडेंस कहाँ से मिलेंगे हमें, या तो ब्राउनियन मोशन से मिलेंगे या डिफ्यूजन के प्रोसेस से मिलेंगे। जो एविडेंस आएंगे वो सारे के सारे एविडेंस कहाँ से आते हैं भाई, या तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से देखने को मिलते हैं या दूसरा किस चीज में देखने को मिलते हैं, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन क्या होता है, इस सब के बारे में करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं भी मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। कि जो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है मैटर, और वो पार्टिकल्स हमेशा किस चीज में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ये सारे के सारे एविडेंस कहाँ से आएंगे भी, डिफ्यूजन से आएंगे और ब्राउनियन मोशन से आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भी डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन है भी द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड किसी भी चीज का मूवमेंट मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि कमरे के एक कोने में हमने क्या रख दी, अगरबत्ती जला के रख दी, तो उसकी गंध है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है। क्यों फैलती है भाई, क्योंकि जिस कोने में हमने मोमबत्ती या सॉरी अगरबत्ती जलाई है, अगरबत्ती जलाई है तो उस अगरबत्ती का धुआं होगा, उस धुएं की कंसंट्रेशन या ये बोल सकते हैं उसकी जो गंध है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, जिस कोने में हमने अगरबत्ती को जलाया है। जिस कोने में नहीं जलाया उस कोने में क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ की ओर जाएगी, लो कंसंट्रेशन की ओर, वो पूरे एरिया में क्या होगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस किस तरीके से दिखाएगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स हमेशा किस चीज में रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं। तो ये दो चीजें बताएंगे भी हमें, एक डिफ्यूजन और दूसरा ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें, हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज का लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। ब्राउनियन मोशन क्या है भी, जिगजैग पाथ में कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट। जिगजैग का मतलब कि कोई एक पैटर्न से नहीं चल रहा है, वो कभी किधर गया कभी किधर चला गया, तो जिगजैग मोशन है, जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन। सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ से समझ सकते हैं भी, बंद कमरा है, बंद कमरे में जैसे ही झाड़ू वगैरह निकालते हैं, वो उसमें से एक जो ऊपर का छोटा होल होता है उसमें से लाइट आ रही है, तो उस लाइट में क्या देखते हैं हम, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या है, वो ब्राउनियन मोशन में चलेंगे। वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, एक बार इधर जाएगा फिर ऊपर की ओर चला गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर तो वो उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाता रहेगा। तो वो मोशन क्या कहलाती है, जिगजैग मोशन। ये सारी ये दोनों चीजें सभी ने देखी हुई होगी भी। डिफ्यूजन का और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में स्याही के दो तीन ड्रॉप्स डाल देते हैं, स्याही के दो तीन ड्रॉप डाल के उसको हिलाएंगे नहीं, नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, अगर कांच का ग्लास है तो हम देखेंगे वो स्याही वो पूरे उसमें फैल जाती है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस दिखाता है ये भी। तो सबसे पहले बात करेंगे भी हम डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। एविडेंस के तौर पर एक लिक्विड है उसमें कोई सॉलिड को डिसॉल्व करके ये शो करेंगे हम कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स हैं वो हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं भी, मूव करते रहते हैं या कॉन्स्टेंटली हिलते रहते हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम, डिसॉल्विंग ए
सॉलिड इनटू लिक्विड। कोई भी सॉलिड में अगर लिक्विड को हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से होगा। डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में और बातें जानेंगे तो उसमें देखते हैं क्या है। एग्जांपल लेते हैं इसमें, डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। एग्जांपल फर्स्ट है डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है भाई, पर्पल कलर। पोटेशियम परमैंगनेट लिया हमने किसी भी, मान लो कांच के ग्लास में ले लिया, कांच के ग्लास में पानी लेके उसमें क्या करेंगे हम, पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। टुकड़े सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे तलहटी में चले जाएंगे, फिर तलहटी से जाके क्या महसूस होगा हमें कि ऊपर से ऊपर की ओर उसमें धाराएं निकल रही हैं, जो धीरे धीरे क्या करेंगी, पूरे पानी को कैसा बना देती हैं, पर्पल कलर का बना देंगे। पर्पल कलर का क्यों बना देती है भाई, सबसे पहली बात तो ये प्रूव हो जाती है यहाँ पर कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था, पोटेशियम परमैंगनेट किस फॉर्म में था भाई, या तो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा या पाउडर की फॉर्म में होगा। जैसे ही हमने क्रिस्टल की फॉर्म में था, मान के चलो कि छोटे छोटे उसके पत्थर जैसे टुकड़े थे, जैसे ही उसको डालेंगे हम, डालेंगे तो वो पत्थर जैसे टुकड़े हैं वो क्या होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए थे, वो अलग अलग उसमें टूटना शुरू हो जाएगा। उसमें टूटना शुरू होने के बाद दूसरा काम कि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन, चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे भी, वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या करते हैं वो, जैसे उसको पानी को हिलाएंगे आप, तो पानी के अणुओं के बीच में जो गैप होता है, H2O के बीच में जो गैप है, उन गैप्स में वो फिट होना शुरू हो जाते हैं। और जब पानी को अच्छे से हिला देते हैं हम, तो वो सारे के सारे क्या होंगे भी, फिट हो जाएंगे उनके बीच में, और पानी का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये। दूसरा एग्जांपल देखते हैं भी। तो इसमें क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है भी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो गैप्स बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, वाटर के बीच में जो गैप होता है उसमें क्या हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, फिक्स्ड इनटू गैप्स बिटवीन वाटर। अब इसमें और कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं अभी हम। दूसरा एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, डिसॉल्विंग सुगर इनटू वाटर। पानी के अंदर चीनी घोलना शुरू करते हैं हम, डिसॉल्व करना शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद चीनी क्या होगी, गायब हो जाएगी। और चीनी डाल देंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगी, चीनी फिर से गायब हो जाएगी। क्यों होती है भी, क्योंकि चीनी है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और वो पार्टिकल मोशन में आके और वो कहां पर पहुंच जाते हैं, जो गैप है वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर फिट हो जाते हैं, और वो क्या हो जाएगी, चीनी गायब हो जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से प्रूव करने के लिए क्या है कि उसमें और चीनी डालेंगे, स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, फिर घुल जाएगी। और ज्यादा चीनी डालेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, आगे चीनी नहीं घुलेगी। एक फिक्स अमाउंट, एक ग्लास पानी में एक फिक्स अमाउंट ही चीनी के हम घोल सकते हैं, उससे ज्यादा चीनी नहीं घुलेगी उसमें। क्यों नहीं घुलेगी भी, क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो गैप बंद हो जाएगा, या वो सारा गैप भर जाएगा। गैप भरने के बाद वो क्या होगा, वहां पर पानी की ये शुगर के मॉलिक्यूल्स एंट्री नहीं कर पाएंगे और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं हम
कि चीनी एक हद तक ही चीनी उसमें घोल सकते हैं, उस हद से ज्यादा, या ये बोल सकते हैं कि जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, वो गैप जब फुल हो जाएगा तो उससे ज्यादा उसमें चीनी नहीं घोल पाएंगे हम। ठीक है, तो आज करेंगे भी हम इतना ही। कल का एक्सपेरिमेंट जो हमारा बचेगा वो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो किस तरीके से पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के अंदर मूव करते हैं, टिनी पार्टिकल्स को कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसके लिए मिलते हैं अभी कल। जो भी चीज समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कल मिलते हैं अभी, तब तक के लिए थैंक यू।